Hello everyone, welcome to StarAgile YouTube channel. We are back with the second part of our Python series and this is the last part of this series as well. अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले so that you don't miss any of our future updates. Alright, let's start now. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लोज। तो कैसे फ्लोज सेट कर सकते हो आप, उसमें वेरियस टाइप के फ्लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। तो हम देखते हैं कि कैसे आप कंट्रोल फ्लो डिफाइन कर सकते हो। तो पहले अपन इंटरप्रेटर पे देखते हैं, उसके बाद में अपन पाइथन के फाइल्स देखेंगे कि इस फाइल के अंदर आप कैसे कोड डाल करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि कंट्रोल फ्लो के लिए मैं इफ एल्स स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, तो मैंने एक कंडीशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा कंपेयर करने के लिए। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखना पाइथन इंडेंटेशन लैंग्वेज है, मतलब कि इंडेंटेशन से मतलब होता है कि एक लाइन के अंदर, सपोज करो कि एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, इफ़ स्टेटमेंट मैंने लिखा, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा उसके नीचे, उसका इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट स्टार्ट विद द इफ़, नहीं तो वो उसी स्टेटमेंट के साथ में एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए आपको इंडेंटेशन की बहुत एरर्स आ सकती है अगर इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है आपके कोड में। तो इसीलिए मैंने एक टैब दिया है सो दैट आई कैन गिव स्मॉल स्पेस बिफोर राइटिंग एनी स्टेटमेंट इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट। अगर मैं टैब या स्पेस बार नहीं चलाऊंगा तो वो जो भी सेकंड लाइन में मैं लिख रहा हूँ वो इफ़ के साथ में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इफ़ स्टेटमेंट इटसेल्फ रिक्वायर्स अ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट। तो जो कंडीशन है वो है एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। उसके बाद में उसका स्टेटमेंट है कि क्या, उसके बाद क्या, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद में प्रिंट कर देंगे। और क्या, प्रिंट यू आर अडल्ट, ठीक है। एल्स प्रिंट यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट देखोगे तो क्या बोल रहा है ये कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो जो हमारा एज होगा वेरिएबल, उसमें कुछ दिक्कत है, तो ये स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, अपन दोबारा उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे एज 32, ठीक है। अब दोबारा से चलाते हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट कर दो यू आर अडल्ट, ठीक है। एल्स प्रिंट यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। तो उसने प्रिंट किया, एज की वैल्यू थी 32, कंपेयर किया कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू, 32 इज ग्रेटर देन 18, यस, इफ इट इज यस देन प्रिंटिंग यू आर अडल्ट, ठीक है। अगर इसको कोड में लिखना था तो कोड में आप ऐसे फ्लो बना सकते हो, जैसे कि अब सपोज करो कि मैं एक नया कोड ही ले लेता हूँ। यहाँ पे आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, थोड़ा आपको एग्जांपल मिलेगा कि कैसे आप। तो ये मेरा staragile_python एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ और उस फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ कंट्रोल फ्लो, ठीक है, इफ एल्स .py। py इज़ अ एक्सटेंशन फॉर एनी पाइथन कोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कोड डाल देता हूँ, एज 32, ये वेरिएबल है, इफ स्टेटमेंट, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। देखो ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करोगे तो वो इंडेंटेशन के हिसाब से आपका जो कर्सर है उसमें आगे गैप देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद में, इफ़ कंडीशन के बाद में जो स्टेटमेंट आएगा वो इंडेंटेशन होगा प्रॉपरली उसका। तो ऑटोमेटिकली आपका VS कोड अंडरस्टैंड करता है। और यहाँ पे शॉर्टकट टैब्स भी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट यू आर अडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। ओके, अब मैं पाइथन के कोड को सेव कर देता हूँ कमांड S से, और विंडोज़ के लिए कंट्रोल S सेव करके, और फिर ये एग्जीक्यूट वाला जो बटन देख रहे हो आप, ये रन कर देगा कोड को। तो जैसे कि कोड को रन किया इसने, तो इसने आउटपुट दे दिया कि यू आर अडल्ट, बिकॉज द कंडीशन जो थी वो मैच हो गई है, द कंडीशन वॉज करेक्ट। और जो कोड एग्जीक्यूट किया वो उसने बताया कि इनसाइड दिस फोल्डर ये मेरा कोड है control_flow if else। तो ये जो है मेरा इनसाइड दिस staragile_python फोल्डर के अंदर। सो ये एडवांटेज है टू यूज़ VS कोड, यू नो, यू कैन ईजिली
स्विच कमांड्स टाइप कर सकते हो, कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो है। उसके बाद में हम देखते हैं फॉर लूप। सो फॉर लूप के लिए आपको स्टेटमेंट है 4 नंबर्स, लेट्स से इफ एल्स, और इटरेशंस लेते हैं हम, तो जैसे मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है फॉर लूप का। तो जैसे 4i इन रेंज ले ली मैंने 5, तो ये रेंज जो है वो 0 to 1 3, सो अप टू 5 की एलिमेंट्स की रेंज है। उसके बाद में ये इटरेशंस मैं प्रिंट कर रहा हूँ i+1, जो भी वैल्यूज़ आएगी वो कीप ऑन एडिंग वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द फॉर लूप। सो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इटरेशन जो भी, ये तो इटरेशन जो है स्ट्रिंग है, तो दिस विल बी लाइक दैट। उसके बाद में जो वैल्यूज़ है आई की, जो तो रेंज जो है 5, उसका मतलब होता है 1 to 5। तो देखो जब भी आप अपना माउस होवर करोगे उस मेथड के ऊपर, तो वो बताएगा, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं जो भी पाइथन के अंदर है, हर एक पाइथन वर्जन के अंदर नए नए मेथड्स इंप्लीमेंट होते रहे हैं। तो ये हमारा जो पाइथन 3.8.20 हम यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस सेटअप, उसका जो रेंज फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन, तो वो बिल्ट इन बता रहा है कि रेंज स्टॉप, रेंज ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट टू स्टॉप और कितने स्टेप तक। तो आप स्टेप्स भी दे सकते हो कि इट शुड जंप 1 नंबर और 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, सो सिमिलरली यू कैन जंप एन नंबर्स, ठीक है। तो ये आप उसमें सेट कर सकते हो, बट अभी हम सिर्फ रेंज दे रहे हैं 5, तो वो जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करेगा। तो ये जैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। तो 0 लिया तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यू कैन रीड थ्रू अबाउट एनी मेथड और एनी फंक्शंस विच इज़ प्री बिल्ट इन पाइथन, या तो आप उसको होवर कर सकते हो, या फिर आप गूगल करके भी, या python.org पे भी जा करके यू कैन रीड थ्रू अबाउट एनी मेथड्स और फंक्शंस। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी 0, तो 0 + 1 आया 1, फिर जब 1 आ गया तो वैल्यू आई की हो गई 1, उसके बाद में फिर 1 + 1 2, फिर आई की वैल्यू आई 2, देन 2 + 1 3, देन आई की वैल्यू आई 4। तो वो इटरेशंस के अंदर आपकी जो रेंज है वो 0 to 4 वो लेता गया वैल्यूज़, और उसमें एक और ऐड करके और आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखेंगे। तो जैसे एक वेरिएबल है टोटल, उसकी वैल्यू है 0। अब मैं उस फॉर लूप चला रहा हूँ, उसमें रेंज है 1 to 11, ठीक है। उसमें वैल्यू जो है टोटल की वो कीप ऑन एडिंग 1। तो ये प्लस इक्वल्स टू क्या करता है कि जो भी वैल्यू आपने टोटल की ली है उसके अंदर आई की वैल्यू ऐड कर देता है, और आई की जो वैल्यू है वो रेंज से आ रही है, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू 0 थी, तो 0 से लेकर के फिर 0 + 1 देन 2, तो उसके बाद में ऐसे वैल्यूज़ चेंज होती रहती है और वो अपडेट हो जाती है। जैसे पहले वैल्यू 0 थी, फिर बाद में टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो 1 + 2 3 ऐसे करके वैल्यूज़ आएगी। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो टोटल वैल्यूज़ जो आएगी वो आपकी 55 आई है, क्योंकि आपने जो रेंज लगाई थी वो 1 to 11 तक थी। तो अगर आप ऐसे, जैसे आप यहाँ बाइनरी कैलकुलेशन कर सकते हो, एक मिनट रुको, मल्टीपल खुल गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे यू कैन हैव मल्टीपल विंडोज़ इनसाइड वन इंटरप्रेटर, तो वो भी चल सकता है। तो जैसे करो 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10, तो वैल्यू आई 55, ठीक है। तो ये वही वैल्यू 1 से लेकर के और 10 तक, इसमें 11 जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं हो रही है, तो 10 तक की वैल्यूज़ कीप ऑन एडिंग, तो इसीलिए आपकी वैल्यू 55 यहाँ पे आई। उसके बाद में प्राइम नंबर के लिए ये पूछेगा आपसे इनपुट, जैसे हमने देखा इनपुट आउटपुट में, कि कोई भी नंबर अगर आप चेक करना चाहते हो कि प्राइम है कि नहीं है, तो उसकी कंडीशंस बेस्ड ऑन योर लॉजिक। तो लॉजिक क्या है कि हम रेंज ले रहे हैं 2 से लेकर के, और जो नंबर है वो जो नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे इनपुट के थ्रू, उसको मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपोनेंशिएशन निकाल करके और फिर उसमें ऐड करेंगे नंबर 1। सो दिस इज द लॉजिक फॉर प्राइम नंबर। सो वंस यू कैलकुलेट दैट, इट विल आस्क यू कि whatever the number you want to calculate. Say I say 15, so 15 is not a prime number, it has told me that. उसके बाद में अब अगर दोबारा एग्जीक्यूट करना है, या तो आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय प्रेसिंग दिस बटन, और आप सेम प्रोग्राम को अप एरो की से जा करके और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लेट्स से 20, ठीक है, 20 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 3 इज अ प्राइम नंबर। तो वो लॉजिक आपका ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका
हो गया। फिर जैसे एक और है, एक कंट्रोल फ्लो के अंदर इसमें नंबर जो है आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन होगा। जैसे नंबर है, मैं डालता हूँ 10, तो 10 ओबियसली इज ए इवन नंबर। अगर मैं डालता हूँ 11 इज नॉट अ इवन नंबर, इट्स ऑड नंबर, तो इट विल प्रिंट मी ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप कंट्रोल लूप्स सेट कर सकते हो। उसके बाद में हम वाइल लूप का भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक काउंट किया, काउंट 0, काउंट वेरिएबल की वैल्यू है 0। उसके बाद में वाइल काउंट लेस देन 5 तक का मेरे को लूप चलाना है और मेरे को प्रिंट करना है काउंट की जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो काउंट 0 से शुरू करेगा, ठीक है। चेक करेगा कि काउंट 0 इज लेस देन 5, यस, इफ यस देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट विच इज़ 0, और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करेगा वो। ठीक है, ये f जो है ये आपको हमने देखा पहले भी कि जो भी आपको वैल्यूज़ चाहिए उसका प्रिंट के लिए सिंटैक्स आपको यू हैव टू प्रोवाइड लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद में काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा। 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, 3 इज ऑल्सो लेस देन 5, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5। अब जैसे 5 आएगा, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, अगर मैं इस लूप में चेंज करता, अगर मैं बोलता कि ऐसे, और फिर मैं लिखता, ठीक है, और फिर डालता तो काउंट 5, काउंट की वैल्यू इसमें सेट नहीं थी इसीलिए ऐसा इसने किया। अगर आप इसको सेट कर दोगे, लेट्स से काउंट 0, काउंट इज लेस देन 5, प्रिंट करो एंड देन काउंट +1, तो 0 से लेके 5 तक की वैल्यू आएगी, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 5, तो वो कंडीशन भी मैच हो रही है, इसलिए आपको लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपके इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, आप उसके एग्जाम्पल्स क्रिएट करके सॉर्ट आउट कर सकते हो, देख सकते हो। और इफ़ यू गूगल ऑल्सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, इफ एल्स लूप हो गया। सो ये सबको कंट्रोल फ्लोज बोलते हैं जो पाइथन के अंदर इट्स अ नेमिंग टर्म। ओके, ऑलराइट, अब हम आगे देखते हैं। आपके कुछ ऑपरेटर्स हमने देखे, उस ऑपरेटर्स के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स भी आ गए, इसके अंदर कंट्रोल फ्लॉज भी आ गए, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा DSA की बात कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे लिस्ट हो गया, ट्यूपल्स हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरीज हो गया। ठीक है, इन सब के वेरियस यूज़ केसेस होते हैं, तो वो कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैंने एक सेपरेट फोल्डर बना के रखा है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, उसके अंदर मैंने डिक्शनरीज, लिस्ट, सेट ये सब किया है। तो सेट की बात करूँ तो सेट के 2 एग्जांपल्स है। सो सेट बेसिकली जो यूज़ होता है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो सेट का यूज़ केस है। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डाला सेंटेंस, उसके अंदर मैंने पूरा एक जो भी नंबर ऑफ जो भी फ्रूट्स है मेरे, उस फ्रूट्स के सबके नाम डाल दिए, उसमें कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं। ठीक है, अब मेरे को उसमें से यूनिक चाहिए, तो यूनिक के लिए मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ। तो सेट क्या करेगा, पहले मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूँ। तो पाइथन का कोड ऐसे पढ़ सकते हो आप कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑपरेशन के बाद में आप जो भी उसको मेथड्स अप्लाई कर रहे हो, तो इट विल परफॉर्म दैट मेथड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपरेशन। ठीक है, तो सेंटेंस डॉट स्प्लिट, पहले मैंने इस सेंटेंस को स्प्लिट किया, उसके बाद में उसमें डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए सेट फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट किया। तो इफ़ आई प्रिंट दिस, तो ये मेरे को प्रिंट करेगा यूनिक वर्ड्स। क्या क्या यूनिक वर्ड्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड चेरी। तो उसमें बनाना 2 बार था, उसने रिमूव कर दिया एक बनाना। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स। उसके अलावा सेट का कैसे एग्जाम्पल, जैसे ये एक और है जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें मेरे को वर्ड काउंट करने हैं। तो पहले मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद में मैंने बोला कि एक एक एलिमेंट्स को लेते जाओ, किस में से सेंटेंस डॉट स्प्लिट। तो सेंटेंस डॉट स्प्लिट क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा, मतलब एक एक कीवर्ड उठाएगा। पहला सेंटेंस का पहला स्ट्रिंग है दिस, ठीक है, इसको उठाएगा, इसको वर्ड में डाल देगा। उसके बाद में उसको दोबारा एक और मेथड लिया मैंने, गेट मेथड।
उसको नंबर 0 करके और फिर उसको काउंट करेगा कि वो क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद में उसको प्रिंट कर देगा बाद में जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो कि वो कौन से नंबर पे वैल्यूज़ आई है। तो जैसा कि अगर हम ये प्रोग्राम चलाएंगे तो दिस जो है वो कितनी बार है, मतलब कि वो कितनी बार आया है हमारे सेंटेंस के अंदर, उसको काउंट करने के लिए। तो दिस जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, तो वो काउंट कर रहा है। तो दिस इज़ अ लॉजिक टू कैलकुलेट दिस। तो आप सेट का यूज़ करके और उसको वर्ड को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं, सैम्पल, ये ए एंड फन जो भी है, तो आप ऐसे उसको काउंट करके और कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अब लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट जो होती है वो बेसिकली आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे हम बात करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई पाइथन लिस्ट, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ डाल दी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी लिस्ट, ठीक है, इसका टाइप देख लो। तो ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में अब अगर मेरे को उसमें से वैल्यू चाहिए तो दूसरे, अगर मैं बोलता हूँ मेरे को दूसरे नंबर का एलिमेंट चाहिए, तो दूसरे नंबर का एलिमेंट जो है, लिस्ट हमेशा 0 से शुरू होती है, तो जो पहला वैल्यू है एलिमेंट वो होगा 0, फिर उसका नंबरिंग दूसरे का 1 2 3 4 5। सो मेरे को किस नंबरिंग का चाहिए था, 2, तो 0 1 2 2 पे 3 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ 3 इज प्रिंटिंग इट टू मी। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, दोबारा से आई विल एक्सप्लेन। अगर मैं बोलता हूँ लिस्ट मेरे को चाहिए 4, तो मैं उसको 4th इंडेक्स की वैल्यू मांग रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसमें यहाँ देखें हम एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे जैसे 1 था, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो लिस्ट ऐसे इंडेक्सिंग कर रहा है, 0 1 फिर 2 3 4 5, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस लिस्ट में से 3 चाहिए, मतलब 3rd नंबर का इंडेक्सिंग चाहिए, तो 3rd नंबर का इंडेक्सिंग ये है 3 विच इज़ 4, तो दिस विल प्रिंट मी 4 एज ए वैल्यू, ठीक है। तो जैसे लिस्ट 3 किया तो ये मेरे को 4 प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे लिस्ट काम करती है। अगर मेरे को उस लिस्ट में अपेंड करना है तो उसके बाद उसके लिए एक फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन। तो मेरे को क्या अपेंड करने से मैं करता हूँ अपेंड 7, ठीक है। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे 7 दे देगा वैल्यू। आप इसको डायरेक्टली लिस्ट करके भी प्रिंट कर सकते हो और या फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ करके भी प्रिंट कर सकते हो। तो इसने एक और वैल्यू ऐड कर दी 7, जो सबसे लास्ट में ऐड होती है हमेशा। तो लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, एनी ऑपरेशंस यू कैन डू ऑन लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं रिमूव कर रहा हूँ अपेंड की जगह रिमूव 4, अब फिर मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 4 हटा देगा उसमें से, लिस्ट में से। पहले लिस्ट में 4 था, वो 4 रिमूव कर दिया। तो ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हो लिस्ट के अंदर, ओके, ठीक है। अब अगर ऐसे ही ये इंटीजर्स के ऊपर है, सिमिलरली अगर आप एक लिस्ट बना सकते हो जो स्ट्रिंग के ऊपर होगा। तो जैसे लिस्ट बनाई मैंने, फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, ठीक है। हम लिस्ट यूजुअली वर्ड यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाओ, फ्रूट्स की लिस्ट बनाओ, और यू नो किसी और चीज़ की, सिटीज़ की लिस्ट बनाओ, एज की लिस्ट बनाओ, नेम्स की लिस्ट, तो लिस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट को भी पाइथन में ऐसे ही यूज़ किया गया है रेफरेंस के लिए कि लिस्ट ऑब्जेक्ट से इसको आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट अपडेट कर सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, एप्पल मैंगो बनाना, ठीक है। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं तो एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं फ्रूट्स को अपेंड करूं और डाल देता हूं चेरी, ठीक है, अब प्रिंट करूंगा तो वो चेरी एट द एंड ऐड कर दिया मेरी लिस्ट, ठीक है। अब इसमें मैं रिमूव भी कर सकता हूं। अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ लेट्स से बनाना, ठीक है, अब मैं लिस्ट प्रिंट करूँगा तो वो बनाना इसमें से रिमूव हो गया, एप्पल मैंगो चेरीज आर लेफ्ट आउट। तो ऐसे आप लिस्ट के अंदर ऑपरेशन सेट कर सकते हो। फिर जैसे अब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसमें 2 लिस्ट हैं, एक तो लिस्ट 1 एक लिस्ट 2, उन दोनों के अंदर में हमने इंटरसेक्शन किया,
ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन होगी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या था, 3 और 4 इस वाली लिस्ट में भी था और 3 और 4 सेकंड लिस्ट में भी था, तो इसलिए हमको वैल्यू 3 और 4 प्रिंट होकर के आ गई। तो ऐसे आप इंटरसेक्शन कर सकते हो। और रिमूव डुप्लीकेट्स का भी हमने एग्जांपल देखा कि सेट का यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हो किसी भी डुप्लीकेट्स को लिस्ट के अंदर से। तो ये लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर कुछ डुप्लीकेट न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, उसको मेरे को डिलीट करना है या उसको हटाना है, तो मैं सेट लगा दूंगा ऑन दिस, तो दिस विल ऑटोमेटिकली रिमूव द डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट होने के बाद में वो जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट मेरा लिस्ट टाइप का होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको लिस्ट डिफाइन किया कि ये जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इटरेटेबल होगा, लिस्ट होगा, तो ऐसे लिस्ट करके और फिर मैं जब प्रिंट करूँगा दिस विल प्रिंट मी यूनिक नंबर इन द लिस्ट। अगर मैं इसको लेट्स सी इफ दिस वर्क्स टाइप, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखो ये दिखाएगा मुझे, एक तो यूनिक नंबर प्रिंट किया क्योंकि डुप्लीकेट्स हट गए इसमें से, उसके बाद में टाइप भी दिखाएगा कि यूनिक नंबर जो है ये लिस्ट टाइप है। ये लिस्ट टाइप कैसे सेट हुआ, ये हमने सेट किया है यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ कोड में, हमने बोला है कि इसको लिस्ट टाइप में ही चाहिए इसलिए लिस्ट दिया, अदरवाइज वो किसी और टाइप में ले लेता, ठीक है। तो ऐसे आप टाइप्स चेंज कर सकते हो, उसको बाद में ऐड कर सकते हो। आप बात करते हैं सेट्स की, तो सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, मतलब उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते, उसको रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए भी आप सेट्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। इसको थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग सेट्स के इंटरप्रेटर पे। तो जैसे मैं एक सेट बना लेता हूँ 1 2 3, एक दूसरा सेट बना लेता हूँ, सॉरी एक सेट बनाया मैंने 1 2 3, एक सेट बनाया 2 3 4, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बिग ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो सेट हैं। टाइप अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है तो आप चेक कर सकते हो, ये सेट टाइप का वेरिएबल है सेट 1, ठीक है। अगर आपको उसको, जैसे मेरे को इस पर यूनियन चलाना है तो सेट 1 और यूनियन सेट 2, तो ये मेरे को जो भी चीज़ सेट 1 में क्या 1 2 3 है, सेट 2 में 2 3 ऑलरेडी है, लेकिन 4 जो है वो नया है, मतलब जो सेट 1 में नहीं है, तो उसने यूनियन कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को जोड़ दिया कि बेसिकली जो भी चीज़ दोनों में है दोनों को ऐड करके अपेंड कर दो। तो ऐसे यूनियन कर सकते हो आप। अगर आपको इंटरसेक्शन करना है कि जो चीज़ इसमें कॉमन है वही चीज़ प्रिंट हो, तो कॉमन चीज़ जो है 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो वो कॉमन आप इंटरसेक्शन करके उसका कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप सेट में ऑपरेशंस कर सकते हो। फिर आप डिफरेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो डिफरेंसेस क्या है जो उसमें है और इसमें नहीं है करके, तो डिफरेंसेस इसका, तो इसमें हमेशा ना फर्स्ट वाला सेट का डिफरेंस ले करके और इट विल सब्सट्रैक्ट बेसिकली, जैसे 1 2 3 है तो अब इसमें 2 तो ऑलरेडी सेट 2 में भी है और 3 सेट 2 में भी है, तो 2 और 3 जो है वो हटा दिया उसने, 1 जो था वो सेट 2 में नहीं था इसलिए उसने 1 की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंसेस ऑल्सो, ठीक है। अब सेट्स में अगर आपको ऐड करना है तो जैसे हम एक और सेट बनाते हैं नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स का सेट बनाते हैं। अब मेरे को इसमें नंबर्स में अपेंड ऐड करना है तो उसके लिए ऐड मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये ऐड कर देगा एट द एंड ऑफ योर सेट, ठीक है। ऐसे ऐड कर सकते हो आप। लिस्ट में अपेंड करने के लिए अपेंड फंक्शन होता है, सेट में करने के लिए आपको ऐड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद में रिमूव करने के लिए आपको नंबर्स डॉट रिमूव है, जैसे सपोज करो कि मैं रिमूव करूँगा तो वो 5 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वो यूनिक वो लिस्ट में भी है और सेट में भी है, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ सेट्स के हमारे पास में कुछ कोड्स हैं जो हमने देखे कि कैलकुलेट करने के लिए कि ये वर्ड कितनी बार आया एक सेंटेंस में, तो यू कैन यूज़ फॉर लूप भी लगाया उसके अंदर और फिर सेट के यूज़ करके, और जैसे यहाँ पे हमने डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए स्प्लिट करके और यूनिक वर्ड जो थे वो प्रिंट कर दिए कि ये वर्ड्स यूनिक है, तो सेट का यूज़ करके आप कर सकते हो। अब उसके बाद में देखते हैं डिक्शनरीज। डिक्शनरी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली उसकी जो कीज़ होती है, मतलब डिक्शनरी का यूज़ किस लिए किया जाता है। डिक्शनरी मतलब कि की और एक वैल्यू है,
और की हमेशा यूनिक होती है, याद रखना। तो यूनिक की को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यूज़ क्या स्टोर हो सकती है, वो डिक्शनरी में हम ऐसे वैल्यूज़ अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो वी कैन डू ऑल दिस स्टफ। बट डिक्शनरी का यूज़ ये होता है कि आपको किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कि ये की ये वैल्यू है। जैसे कि एक सिटी की वैल्यू क्या है, अजमेर, यू नो, और लेट्स से वाटरफॉल की वैल्यू क्या है, जो भी वाटरफॉल है। सो कुछ भी वैल्यू आप किसी भी चीज़ की स्टोर कर सकते हो। तो की वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे डिक्शनरीज काम करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम देखते हैं डिक्शनरीज के एग्जांपल, जैसे कि एक पर्सन करके एक डिक्शनरी बनाई, उसको भी ऐसे कर्ली ब्रेसेस में क्रिएट करते हैं, बट इट्स ऑलवेज लाइक की एंड वैल्यूज़, तो वो हमेशा स्ट्रिंग होती है की। तो की को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप डबल कोट के अंदर डाल सकते हो। जैसे पर्सन है, पर्सन का नाम होगा, ठीक है, नाम, उसके बाद में नेम, ओके, age 26 something, city, anything, you know। तो ये की है और ये वैल्यू है, तो ये मैंने डिक्शनरी डाल दी। अब अगर इसमें इसका टाइप देखता हूँ तो ये डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है। अगर मेरे को पर्सन में वैल्यू चाहिए एज, और हाँ ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो इसमें आपको स्मॉल केस में डाला तभी वो प्रिंट किया, कैपिटल ए डाल दिया तो उसने एरर दे दी कि की एरर है, कि ऐसी कोई की नहीं है, क्योंकि की इज शुड ऑलवेज बी यूनिक। तो अगर आप इसमें स्मॉल केस या फिर इसमें केस सेंसिटिव नहीं रखोगे तो वो आपको एरर दे देगा कि ये पर्टिकुलर की उसको नहीं मिली, क्योंकि वो यूनिक होनी चाहिए, शुड बी यूनिक। केस सेंसिटिव इसमें होता है, जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। तो उसने एज की का वैल्यू मेरे को बता दी 26। अब अगर मुझे एज के साथ साथ में सिटी भी चाहिए तो ऐसे नहीं लेगा। अगर मेरे को दिस इज ऑल्सो इट डज नॉट टेक सिटी का वैल्यू, तो सिटी का वैल्यू जो है की जो है सिटी, उसकी वैल्यू बैंगलोर उसने मेरे को प्रिंट करके दे दी। तो ऐसे डिक्शनरी का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हो। जैसे उसमें डिलीट फंक्शन होता है एक, डेल पर्सन और सिटी, ठीक है। अब मैं पर्सन देखता हूँ तो उसमें सिटी जो मेरी थर्ड की थी वो डिलीट कर दिया उसने, जो भी उसकी वैल्यू थी और जो की है वो दैट इज़ डिलीटेड। तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द फंक्शन। सो बेस्ड ऑन द यूज़ केस, जो भी आपका यूज़ केस है उसके अकॉर्डिंगली आप उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यूज़ केसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, कैसे आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो, कैसे आप सेट्स यूज़ कर सकते हो, कैसे आप ट्यूपल्स यूज़ कर पाओगे। तो उसके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। अब इसके कुछ हैंड्स ऑन जैसे हम देखते हैं डिक्शनरीज़ के, तो यहाँ पे एक मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है कैरेक्टर काउंट की, और उसमें मैंने एक टेक्स्ट करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू डाली हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें मैं कैरेक्टर्स काउंट कर रहा हूँ इस सेंटेंस के अंदर। तो जो भी कैरेक्टर आएगा उस कैरेक्टर की वैल्यूज़ काउंट करके और उस कैरेक्टर काउंट जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर अपेंड कर देगा उस कैरेक्टर को। तो इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये बताएगा कि ये कैरेक्टर है एच, पहला कैरेक्टर ले लिया उसने, वो एच जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो ये एच जो है वो एक बार ही आया है, उसने काउंट किया उसको। अब जैसे एल है, एल 3 बार आ रहा है यहाँ पे, तो एल 3, तो उसके वैल्यूज़ ले ली उसने। तो ऐसे आप डिक्शनरीज़ का यूज़ करके प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो प्रोग्राम किसी भी लॉजिक लेवल पे हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप क्या लॉजिक उसमें लगा रहे हो। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको यूसेज कर सकते हो, ठीक है, कि डिक्शनरीज़ का क्या यूसेज है, क्या पर्पज़ है। कोई भी यूनिक की आपको स्टोर करनी है, उसकी वैल्यू स्टोर करनी है, उसके बाद में आप उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो आप वो परफॉर्म्स कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक और कोड है, उसमें डिक्शनरीज़ को हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को। तो जैसे कि इसमें की थी ए और वैल्यू था 1, लेकिन आउटपुट में देखो उसकी वैल्यू रिवर्स हो गई है। 1 और ए, उसकी जो वैल्यू है वो 1 बन गया की, और फिर ये ए बन गया आपका वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ जो है आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स हैं जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कोड एंड सी प्रोग्राम्स, यू कैन गूगल ऑल्सो. आप देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के मेथड्स और फंक्शंस आप उसके अंदर यूज़ करके प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकते हो, और फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो एज ए डिक्शनरी की वैल्यूज़ के अंदर. ठीक है, तो ये लॉजिक्स आपको, हर एक प्रोग्राम का लॉजिक अलग होगा. ठीक है, जो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया, ज़रूरी नहीं कि वो सेम लॉजिक दूसरे प्रोग्राम पे भी अप्लाई हो. तो वो प्रोग्राम्स आपको हैंड्स ऑन कर करके स्लोली विद द टाइम आपको चीज़ समझ में आएगा कि कैसे आप उसके लॉजिक्स को कहाँ फिट इन कर सकते हो. बस कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि अच्छा लिस्ट ये होती है, लिस्ट ऐसे स्टोर कर सकते हैं, उसमें लिस्ट की वैल्यूज़ ऐसे रख सकते हैं, डिक्शनरीज ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो वो है. ओके, ये लिस्ट हो गया हमारा. उसके बाद में हम ट्यूपल्स देखते हैं. तो ट्यूपल्स जो होती है वो इम्यूटेबल होती है. इम्यूटेबल मतलब अगर एक बार आपने ट्यूपल बना दी, वो चेंज नहीं कर सकते आप, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते आप, एडिशंस और सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकते. सो ट्यूपल्स जो होती हैं वो आपके ऐसे पैरेंथेसिस में होती है 1 2 3 4 5. ठीक है, अभी अगर मेरे को उसका टाइप देखना है ट्यूपल्स का, तो बताएगा कि इट्स अ ट्यूपल टाइप वेरिएबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर मेरे को उस ट्यूपल में से वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो मैं अब जैसे सपोज करो ट्यूपल्स में से मुझे वैल्यूज़ चाहिए 3 के बाद वाली, तो जो भी इंडेक्सिंग है 3 के बाद वाली वो सारी वैल्यूज़ दे दो. तो 1 2 3 और लास्ट की जो वैल्यूज़ है वो 4 5 इसने मेरे को दे दी. अगर मेरे को, मैं बोलता है इसको कि सिर्फ 3 तक की वैल्यूज़ मुझे चाहिए, तो शुरू की 3 वैल्यूज़ ये मुझे दे देता है. इसमें इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके. ठीक है, अगर मैं बोलता कि मुझे वैल्यू 1 से लेकर के और 4 तक ही चाहिए, तो 1 की जो भी वैल्यू है 0 1 2 3, तो इसमें 4 इंक्लूसिव नहीं है और 1 की वैल्यू इंक्लूसिव है, तो ये इसने यहाँ से वैल्यूज़ प्रिंट करके मुझे दे दी. तो इसमें आप ऐसे ऑपरेशंस करके वैल्यूज़ फैच कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट थिंग्स. अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरे को सारी वैल्यूज़ आ जाती कि जितनी भी है स्टार्टिंग मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया कि स्टार्टिंग इधर से इस इंडेक्सिंग से मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करके दो, तो उसने सारी इंडेक्सिंग शुरू की लेकर के, और लास्ट में मैंने बोला कि 6th इंडेक्सिंग को इंक्लूड ना करते हुए जो भी वैल्यूज़ है वो मुझे दे दो. तो उसमें 6 इंडेक्स है ही नहीं, इट्स गोइंग बियॉन्ड दिस ट्यूपल, तो उसने सारी वैल्यूज़ मुझे प्रिंट करके दे दी. ठीक है, तो ऐसे आप 4th वाला काउंट नहीं करेगा, और 0 1 2 3 सारी वैल्यूज़ उसने मेरे को प्रिंट करके दे दी. ठीक है, तो ऐसे आप ट्यूपल्स को भी यूज़ कर सकते हो. बट हाँ, ट्यूपल का जो यूज़ है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है कि सपोज करो कि आपका पासवर्ड कोड के अंदर, या फिर आपका API कॉल या जो भी है, तो आप उसको एज ए ट्यूपल यूज़ कर सकते हो कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. कि आपका कोई डोमेन है example.com, अब वो डोमेन तो कभी चेंज नहीं होगा, वेबसाइट है google.com, तो वो डोमेन कभी चेंज नहीं होगा. सो दोज वैल्यूज़ यू कैन स्टोर एज ए ट्यूपल कि दीज वैल्यूज़ आर इम्यूटेबल, हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि ये वैल्यूज़ कभी चेंज हो. उस केस में आप ट्यूपल्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप ट्यूपल्स का यूज़ करके उस वैल्यूज़ को अपने कोड के अंदर यूज़ कर पाओ. तो ऐसे ट्यूपल्स का यूसेज है. अब हम देखते हैं पांडास का यूज़ केस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है. ठीक है, बहुत सारी और लाइब्रेरीज है बट पांडास हम डिस्कस करेंगे. तो पांडास का यूज़ क्या होता है कि आपकी कोई भी CSV फाइल है, किसी भी फाइल को आपको रीड करना है, और उस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है. तो AIML की भी अगर हम बात करें, तो AIML के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एल्गोरिदम्स बनते हैं, वो सब या तो R लैंग्वेज होती है या फिर पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है. तो उसमें पांडास और नंपाई, ये 2 लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपको पता है कि पांडास कैसे यूज़ होते हैं, तो आप किसी भी CSV सैम्पल फाइल को उठा करके उसके ऊपर अपना जो भी आपका एनालिसिस है, आप वो एनालिसिस करके उसको फिर कोई भी प्रेडिक्शंस या कोई भी मेथडोलॉजी में आगे पुश कर सकते हो. तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि पांडा लाइब्रेरी काम कैसे करती है. ठीक है, तो पांडास में काम करने के लिए वी विल सी कि पांडा का यूज़ केस क्या है. तो अभी जैसे मैं देखता हूँ कि अपना कोड है, तो यहाँ पे मेरी एक expenses.csv है. ठीक है, पाइथन प्रोजेक्ट, एक मिनट रुको, जाता हूँ. हाँ, data.csv, ये मेरी एक फ़ाइल है,
उसके अंदर CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब कॉमा सेपरेटेड है, वो सब वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हुई। अब मैं इसको पांडास के थ्रू रीड करूँगा और अंडरस्टैंड करूँगा, एनालाइज करूँगा जो भी है कॉलम्स एंड रोज एंड स्टफ, तो वो मैं सब कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आप देख रहे हो डेटा डॉट CSV है, वही डेटा डॉट CSV है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, सेम डिटेल, ठीक है। तो ये VS कोड का एडवांटेज है टू यूज़, कि आप जो भी लोकेशन पे हो वो सेम लोकेशन मैंने यहाँ पे अपना वर्क स्पेस एज ए वर्क स्पेस सेट किया है, और इसीलिए ही मुझे जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज उस वर्क स्पेस में है वो सब मुझे प्रिंट हो रही है। अगर मैं ls कमांड चलाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टरीज और फाइल्स आप देख रहे हो ना, ये सब की सब लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये बता रहा है कि अच्छा ये सब डेटा इस सब डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। अब ओके, नाउ पांडा का यूज़ केस हम देखते हैं। तो अब जैसे फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे, तो अब जैसे अपन फाइल पढ़ते हैं पांडास के थ्रू, तो पांडा जो है वो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके अंदर मैं उस पांडा को एज ए शॉर्ट फॉर्म में भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन के अंदर यूज़ करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने कोड को बताओगे नहीं कि ये, अगर सपोज करो कि मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये पांडा लाइब्रेरी यूज़ ही नहीं है, लेकिन मैंने बाद में इस फंक्शन को रेफरेंस किया है, तो ये मेरे को एरर दे देगा कि ये फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता, PD, ठीक है, PD इज़ नॉट डिफाइंड करके एरर आ जाएगी। अभी जैसे चलाते हैं इस कोड को, ठीक है, तो ये बोल रहा है नेम एरर PD नॉट डिफाइंड, मतलब हमारे कोड को नहीं पता PD क्या है। अब PD क्या है? PD इज़ नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म है, जो पांडास को हम बोल रहे हैं कि पांडा को पूरा ना लिख करके वी कैन कॉल इट अ PD, लेकिन उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हमेशा याद रखना, किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले पाइथन में आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है आपकी कोड के अंदर। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप उस लाइब्रेरी को यूसेज नहीं कर पाओगे। तो अभी हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हमको पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हम इंपोर्ट कमांड से कर सकते हैं। तो ये एक सिंटेक्स है इंपोर्ट, इसके थ्रू आप पांडास को इंपोर्ट कर सकते हो, इस मॉड्यूल को, और एज ए PD मतलब कि उसको शॉर्ट नेम मैंने दे दिया। अगर मैं चाहता तो नहीं दे सकता था, तो चलेगा, फिर मेरे को हर जगह PD की जगह पे पांडास लिखना पड़ेगा। तो टू अवॉइड कितना लंबा पांडास लिखना पड़े, उसके लिए उसको शॉर्ट नेम डाल दिया PD। तो जहाँ जहाँ मैं PD लिखूंगा अपने कोड में, उसका मतलब होगा पांडास की लाइब्रेरी इंटरनल मेथड्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो अभी एक बार हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में हम उस मॉड्यूल के थ्रू CSV फाइल पढ़ रहे हैं। कौन सी CSV फाइल पढ़ रहे हैं? ये लोकेशन पे जो CSV फाइल है, जो आपकी डेटा CSV है, इसी डेटा CSV को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। तो पढ़ने के लिए पांडास में बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे read_CSV एक फंक्शन है, ऐसे और भी फंक्शंस होंगे। तो आपको जानना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो आप गूगल कर सकते हो पांडास की लाइब्रेरी में, एंड देन यू विल गेट कि कौन कौन से फंक्शंस पांडास सपोर्ट कर सकता है। तो हम उसमें से एक फंक्शन पिक कर रहे हैं read_CSV, जिससे हम फाइल को पढ़ेंगे, CSV फाइल को। ओके, तो ये CSV फाइल है, आई वॉन्ट टू रीड दिस, और रीड करके इसको डेटा फ्रेम में मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अब डेटा फ्रेम जो है, डेटा फ्रेम इज़ लाइक कि वो अंडरस्टैंडिंग है पाइथन के पांडा लाइब्रेरी को आप डेटा फ्रेम्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेटा फ्रेम्स इंपोर्ट कर सकते हो, डेटा फ्रेम्स के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस इन द डेटा फ्रेम्स। सो डेटा फ्रेम्स आपके CSV फाइल को इंपोर्ट करके उसके अंदर मैनिपुलेशंस करने के बाद में यू कैन यूज़ इट। तो मैं उस डेटा को एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया। डेटा फ्रेम DF यहाँ पे एक वेरिएबल है, और उस डेटा फ्रेम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वैल्यू आएगा वो टाइप डेटा फ्रेम ही होगा, तो उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर उस वेरिएबल के टॉप वैल्यूज़ हेड में उस वेरिएबल की वैल्यूज़ में प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ उस फाइल में हैं, ठीक है। तो अब इस कोड को चलाते हैं। तो अब देखो, इसने कोड को चलाया और इसने मेरे को एक एक करके वो डेटा फ्रेम प्रिंट किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पांडास की read_CSV मैंने जब ये मेथड कॉल किया, तो वो जो आउटपुट आया, जो भी उसने मेरे को दिया फाइल ओपन करके, वो सब डेटा फ्रेम्स है। वो टाइप ही डेटा फ्रेम टाइप है जो पाइथन समझ रहा है, ठीक है। अब वो डेटा फ्रेम टाइप में क्या होता है, नंबरिंग होती है कॉलम्स की, तो हर एक रोज़ को वो डिफाइन करता है, इंडेक्सिंग करता है बेसिकली। तो ये मेरे हेडर्स हैं, ठीक है, फाइल के नेम, एज, सिटी, और ये मेरी वैल्यूज़ हैं। तो उसने इंडेक्सिंग किया 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब अगर
इट्स नॉट टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट, नो वरीज, उसका कोई सिंटैक्स होगा। तो ऐसे आप उस पांडा के थ्रू आप किसी भी CSV फाइल को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अगर यदि मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, पांडास में हम देख रहे हैं कि सॉर्टिंग कैसे, अब जैसे ये कोड है तो इस कोड को देखते हैं हम, या हम पहले इस कोड को देखते हैं, थोड़ा छोटा कोड है। तो यहाँ पे मैं student.csv फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर किसी भी CSV फाइल को ओपन करने के लिए अनदर मेथड है एक्चुअली। अब ये student.csv जो है वो अगर मैं देखते हैं इस फाइल के अंदर है क्या, इस फाइल के अंदर हमारी नेम और ग्रेड है, ठीक है। इसके अंदर 2 एंट्री है, हिमांशु और जॉन। इसको मैंने ओपन किया राइट फॉर्मेट में, न्यू लाइन एज ए न्यू लाइन फाइल करके, और फिर csv.writer, और फिर उसके अंदर मैंने रीड करके और फाइल बनाने के लिए आई कैन जस्ट राइट इट। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दिस कोड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट दिस फाइल फॉर मी, ठीक है, ठीक है। CSV फाइल क्रिएटेड, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो फाइल ही नहीं बनाता, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ student.csv, ये फाइल बन गई। अब अगर लेट्स से कि मुझे कुछ और चेंज करने हैं, ठीक है, सी, और फिर देखते हैं क्या होता है। फाइल दोबारा बनाएगा और उसके अंदर चेंज कर देगा जो भी डेटा आप दे रहे हो। तो ऐसे आप CSV फाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लेट्स डू सम सॉर्टिंग ऑन पांडास। तो सबसे पहले हम CSV फाइल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी CSV फाइल है data.csv। अब इसके अंदर थोड़ा सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी विल प्रिंट की जो भी उसका कंटेंट है, जस्ट गिव अस टॉप रोज, ठीक है। उसके बाद में फिर हम फिल्टर कर रहे हैं। तो फिल्टर करने के लिए आपको कॉलम का नाम बताना पड़ेगा कि ऑन व्हाट बेसिस यू वांट टू फिल्टर इट। तो जैसे अभी इसमें 3 कॉलम है, पहला कॉलम है नेम, फिर एज और फिर सिटी। तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर कि एज जो कॉलम है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, तो उसको फ़िल्टर कर दो। सिर्फ मुझे ग्रेटर देन 30 वाले ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। फ़िल्टर करके मुझे दे दो वैल्यूज़, और वो कहाँ पे स्टोर करो, filtered_df के अंदर स्टोर करो। नॉर्मल DF के अंदर पूरा डेटा फ्रेम है, ठीक है। फिल्टर डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ फिल्टर्ड है, जो भी हमने फ़िल्टर लगाया उसके बाद में जो डेटा फ्रेम बना वो फिल्टर डेटा फ्रेम में आया, ओके। एक और लॉजिक हमने ऐड किया इसमें कि अपने डेटा फ्रेम के अंदर जो सिटी है वो यूनिक मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये DF जो है नथिंग बट पूरा डेटा फ्रेम, उस पूरे डेटा फ्रेम के अंदर जो सिटी है, ठीक है, वो सिटी है उसकी वैल्यू यूनिक चाहिए। मतलब हो सकता है जैसे शिकागो है, शिकागो रिपीट हो रहा है 2 बार, डुप्लीकेट्स है ना, तो मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए, और वैल्यूज़ यूनिक सिटीज़ में डाल दो और फिर बाद में यूनिक सिटीज़ को प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी जैसे अब तीसरा लॉजिक ये है हमारा इस कोड, तो इस कोड के अंदर में मल्टीपल लॉजिक्स लगाए हैं। तो ऐसे आप कुछ भी लॉजिक लगा करके और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में यूनिक सिटीज़ आपको मिल गए। फिर अगर आपको ग्रुप बाय ए कॉलम, किसी भी कॉलम के थ्रू ग्रुप करना है तो आप कैसे करोगे। तो जैसे मेरा कॉलम है सिटी, ठीक है, और उसके सिटी के जो कॉलम है उस कॉलम के हिसाब से मुझे उस जगह के जो लोगों हैं उसकी एज का एवरेज निकालना है। तो हाउ एम आई डूइंग दिस इज df.group बाई, मैं पहले ग्रुप कर लूँगा सिटीज़ के हिसाब से जो भी सिटीज़ हैं, और उसमें जो एज कॉलम है उस कॉलम का मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए मीन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप डेटा फ्रेम को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ करके एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, और किस कॉलम से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो। तो सॉर्ट बाई कॉलम इज़ एज, ठीक है, इट विल प्रिंट एंड असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए नहीं चाहिए आप ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फ़िल्टर डेटा चाहिए किसी फाइल के अंदर तो आप उसको to_csv करके to_csv मेथड से आप उस डेटा को सेव कर सकते हो, फिल्टर डेटा को, जो भी फाइल है। तो ये filter.df अंडरस्कोर जो df होगा ये है जो हमने पहले फ़िल्टर किया जिसकी एज ग्रेटर देन 30 है, ओके। अब इस कोड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ। सबसे पहले हमको पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ, ठीक है, जो हमारा कोड था। कोड देखते हैं एक बार।
तो उस कोड में सबसे पहले हमने पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट किया, मेक सेंस, ओके। उसके बाद हमने फ़िल्टर डेटा फ्रेम प्रिंट किया। तो फ़िल्टर डेटा फ्रेम में जिसकी एज ग्रेटर देन 30 थी, सिर्फ वही प्रिंट हुआ। तो इसमें किसी की भी एज आपको 30 से कम नहीं मिलेगी, ओके। ये दूसरा हुआ। फिर हमारा तीसरा लॉजिक था कि यूनिक सिटीज़ मुझे चाहिए। तो यूनिक सिटीज़ के लिए आपने यूनिक वाला एक फंक्शन लगाया, जिससे आप सिटी के कॉलम के हिसाब से उसको यूनिक दे दो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिटी मिले, क्योंकि आपने यहाँ पे डीएफ सिटी किया था, तो इसमें सिर्फ आपको सिटीज़ मिले। और कौन कौन से? सिर्फ यूनिक सिटी मिले। जो भी डुप्लीकेट से शिकागो 2 बार था, तो वो एक हट गया, एक एंट्री वहाँ से हट गई, ठीक है। उसके बाद में एवरेज निकाला हमने। तो एवरेज हमने सिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो सिटी है मेरा, हर एक सिटी में जो एवरेज एज है उस लोगों की, वो एवरेज एज निकालने के लिए हमने पहले ग्रुप बाई किया और फिर उस एज कॉलम के ऊपर मीन फंक्शन लगा दिया। तो उससे हमको एवरेज एज मिल गई कि इस सिटी में एवरेज एज कितनी है लोगों की, ठीक है। डेटा टाइप फ्लोट्स, क्योंकि एज उसने 0.5 भी कैलकुलेट, क्योंकि इट्स एन एवरेज, राइट। तो इसलिए वो डेटा टाइप आपको बता रहा है कि फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब हम करेंगे सॉर्ट। तो ये एज के हिसाब से उसने सॉर्ट कर दिया। तो ये जो नंबरिंग है, ये इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 उसने सॉर्ट करके चेंज कर दी नंबरिंग। तो यहाँ पे एज के हिसाब से आपकी सबसे हायर एज सबसे टॉप पे, क्योंकि हमने असेंडिंग फॉल्स किया था। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि जिसकी एज सबसे कम है वो सबसे टॉप पे होगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में होगा। तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर में चाहते हो आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे आप डेटा फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हो यूजिंग पांडा फंक्शन। सो पांडा फंक्शन इंपॉर्टेंट है तब जब आपको CSV फाइल्स के साथ में कोई भी मैनिपुलेशंस करने हैं, डेटा फ्रेम्स को पढ़ना है, डेटा फ्रेम्स के कॉलम्स को ग्रुप बाई करके सॉर्ट करना है, यूनिक वैल्यूज़ चाहिए या फिर कुछ अपेंड करना है या डिलीट करना है, और फिर आप उसको नया डेटा फ्रेम में स्टोर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसका यूसेज यूजुअली एट दिस टाइम इंडस्ट्री में AI/ML के लिए, एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेशंस के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी सैम्पल डेटा आपको मिलता है वो सब CSV फॉर्मेट में होता है। तो बिना पांडा के आप उसको पढ़ नहीं पाओगे पाइथन के अंदर, और फिर उसको आप आगे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे ताकि आप अपनी एल्गोरिदम्स उसके अंदर लगा पाओ। तो इसलिए पांडा फंक्शन बहुत ज़रूरी है टू रीड थ्रू any CSV data and you can do n number of operations on top of it। तो हमने देखा कि इसमें कि हम पांडा के थ्रू फाइल को पढ़ सकते हैं, उसके डेटा फ्रेम्स को देख सकते हैं, उसके बाद फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसके कॉलम सेट कर सकते हैं। तो वी कैन डू ऑल दीज स्टफ्स इन पांडास फंक्शन। अब कुछ एरर हैंडलिंग भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो एरर हैंडलिंग में मतलब कि अगर कुछ एरर आती है तो उस केस में आप उसको बेसिकली यू कैन जस्ट ट्राई, देयर इज़ अ ब्लॉक कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। अगर यू आर डूइंग सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस मैच हो गई तो ठीक है, अगर कंडीशंस मैच नहीं होगी तो एरर मुझे प्रिंट आउट कर दो। ये मतलब काइंड ऑफ सम इजी वे है कि आपका कोड जो है बहुत रिफाइंड है, मतलब अच्छा कोड है। वो बोलते हैं ना कि अच्छा कोड क्या, जिसके अंदर आपका मेमोरी कम लगे, जिसके अंदर आपका एक तो कोड जो जिब्रिश लिखा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है, वो अच्छा कोड नहीं है। जो प्रॉपरली इंडेंटेशन है, उसके अंदर आपके एरर हैंडलिंग है, उसके अंदर आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, गार्बेज कलेक्शंस है, सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी टेकन केयर। एक अच्छा कोडर का कोड ऐसा होना चाहिए। तो उसमें एरर हैंडलिंग भी एक पार्ट है। तो एरर हैंडलिंग में आप जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक कंडीशंस लिखी है कि रिजल्ट 10 डिवाइड बाई 2, अगर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तब तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट आता है, अगर नहीं होता है तो एक्सेप्शन आ जाता है, 0 डिवीजन एरर, और उसके बाद में एरर प्रिंट होगी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे तो डिवाइड हो जाता है, मैं इसको 11 कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम इट्स डिवाइडेड। अगर 0 करते हैं तो कंप्लीट है 0, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो उसने एरर दे दी मुझे कि आप डिवाइड नहीं कर सकते 0। तो यहाँ पे आपको एरर आ गई, 0 डिवीजन एरर आ गई। तो ऐसे आप किसी भी, और इसमें ये भी आ रहा है प्रिंट, ये नहीं होना चाहिए, वी कैन करेक्ट दिस कोड। बट ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एरर हैंडलिंग्स को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो कि अगर कोई एरर आ रही है मेरे कोड में तो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक करके अब मैं उसको एरर को सेपरेटली प्रिंट आउट कर दूंगा, ताकि मेरे को हाईलाइट हो जाएगा, अच्छा ये मेरा कोड है, आई एम डूइंग सम ऑपरेशंस ऑन माय एप्लीकेशंस, अगर मुझे एरर आ रही है उस एप्लीकेशन कोड में तो आई कैन हैंडल दैट बेटर। तो वो कर सकते हो आप। अब जैसे कोई नंबर है
मैं नंबर डालता हूँ जैसे 11, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आ गया डिवाइड। अब मैं 0 डाल देता हूँ, तो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो कह रहा है कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि जैसे ही अगर मैंने 0 डाला, इंटेंशनली आई पुट 0, तो उसने तुरंत ही एक्सेप्शन ब्लॉक ले लिया और बोला कि एरर आ गई है आपको, कौन सी वाली, 0 डिवीजन एरर और एनी एरर, एनी, यू कैन जस्ट नेम इट, कि अच्छा यू कैन नॉट डिवाइड एनी डिजिट्स और एनी नंबर बाई 0। सो उसने उसको एरर के थ्रू हैंडल कर लिया। फिर हम फंक्शंस देखते हैं, तो फंक्शंस में फंक्शंस बहुत इजी चीज़ होती है। फंक्शन मतलब कि आपको सेम कोड बार बार नहीं लिखना, आप उसको सिर्फ कॉल कर सकते हो और उस कॉल करके उस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो इसलिए फंक्शन का यूज़ केसेस होता है। तो कुछ फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने देखे अपेंड फंक्शन लिस्ट के अंदर था, या रिमूव फंक्शन, या डेल फंक्शन जो हमारी डिक्शनरी में था। तो ऐसे कुछ फंक्शंस आप खुद भी बना सकते हो। तो एक कस्टमाइजेशन है, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट, ठीक है, वो फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है नेम, और वो क्या प्रिंट कर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट जो भी आप डालोगे आप उसको ग्रीट करके बोलेगा हेलो, और जो भी आप नेम डाल रहे हो, और फिर उसको प्रिंट, इस प्रिंट की, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करके वैल्यू प्रिंट फंक्शन में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन इज ग्रीट, और मैंने आर्ग्यूमेंट डाला हिमांशु, तो दिस विल प्रिंट मी हेलो हिमांशु, ठीक है। तो ऐसे आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। यूज़ केस यही है कि अभी जैसे ये तो 3 लाइन का कोड है, बट सपोज करो कि एक कोड है जो 1000 लाइनों में लिखा गया या 10,000 लाइन्स में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब सेम फंक्शंस को आप बार बार रिपीटेटिव नहीं करोगे, तो उसके लिए आप फंक्शन आपने एक बार डिफाइन किया, आप उसको चाहो तो n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हो। जैसे कि अभी इसी फंक्शन को मैं इसी कोड में 4 बार कॉल करता हूँ, ठीक है, ये 5 बार कॉल करता हूँ, हर बार अलग अलग नाम डाल के कॉल करता हूँ। तो सेम फंक्शन आई कैन कॉल मल्टीपल टाइम्स, दैट इज अ यूज केस ऑफ फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मेरे को 5 बार वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ में मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा था। अब जैसे ये कि फंक्शन है जो आपको रैंडम वैल्यू देता है, रैंडम, इसके लिए रैंडम एक लाइब्रेरी है जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हमने देखा पहले भी कि बिना लाइब्रेरी इंपोर्ट करे आप उसके मेथड्स और फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। तो ये रैंडम इंटीजर्स एक मेथड है जो रैंडम फंक्शन का ही पार्ट है, तो अनटिल यू इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैंने जैसे ही इंपोर्ट किया तो 1 to 6 में जो भी रैंडम वैल्यूज़ आ रही है वो प्रिंट करके दे देगा, कोई भी रैंडम हो सकती है, इट्स अ डाइस रोल कैन बी एनी रैंडम वैल्यू जनरेट 1 to 6, ओके। तो वो है। अब हम प्रोजेक्ट देखते हैं एक बार पाइथन का। तो एक ये प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट्स अ सिंपल प्रोजेक्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेंसेस, जो भी हम एक्सपेंसेस डे टू डे बेसिस में कर रहे हैं, तो आप उसको ट्यूक कर सकते हो। आई विल जस्ट शो यू दिस प्रोजेक्ट, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट कैलकुलेट। तो बेसिकली इसमें फंक्शंस का भी यूज़ केसेस है, इसमें एरर हैंडलिंग का भी यूज़ केसेस है, उसके बाद में इसमें पांडा का भी यूज़ केसेस है, इसमें बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। मतलब कि इसके अंदर जो भी हमने अब तक सीखा अपने पाइथन कोर्स में, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस ट्रैकर के अंदर। तो देखते हैं इसको क्या कर रहा है बेसिकली। तो एक अच्छा कोड लिखने के लिए आपको डिफाइन भी करना चाहिए कि ये कोड का लाइन क्या काम कर रहा है, तो हमेशा उसको कमेंट कर सकते हो। तो जो भी कमेंटेड लाइन है मतलब वो कोड का पार्ट नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ कि जो कोड है मेरा ये क्या काम कर रहा है। तो इस कोड को समझाने के लिए आई हैव रिटन कि दिस विल लोड अ CSV फाइल, डेटा फ्रेम के अंदर उसको लोड करेगा, और अगर नहीं है CSV फाइल तो एक क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो एक CSV फाइल, कौन सी CSV फाइल, expenses.csv, ओके। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है load_expenses, ओके। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम वी आर ट्राई टू रीड द फाइल। अगर फाइल प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एरर आ जाएगी, फाइल नॉट फाउंड एरर, ओके, गुड। और फिर फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एक नई एम्प्टी फाइल बना देगा, और उसमें क्या क्या कॉलम आएंगे, डेट, अमाउंट, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, ये 4 कॉलम उस फाइल में डाल देगा, ठीक है। अब अगर फाइल ऑलरेडी है तो पढ़ लेगा कि अच्छा इसमें ये डेटा ऑलरेडी है, गुड। नाउ आपको कोई एक्सपेंस ऐड करना है अपने एक्सपेंस ट्रैकर में, तो आप कैसे करोगे। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं मेरे पास में, डेट, अमाउंट, कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन, ये 4 कॉलम्स है मेरी फाइल में।
अब मैं एक नई एंट्री ऐड कर रहा हूँ न्यू एक्सपेंसेस की, उसमें डेट डाली मैंने, जो भी अमाउंट है वो मैं अमाउंट डालूंगा, कैटेगरी है वो कैटेगरी डालूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ वो डाल करके, और फिर df डॉट अपेंड मैंने किया, मतलब कि डेटा फ्रेम में मैं ऐड कर रहा हूँ वो एंट्री को, ठीक है। और कौन सी एंट्री को? पूरा का पूरा जो न्यू एक्सपेंस है वो ऐड किया। तो अब ये आप देखोगे तो ये डिक्शनरी है जिसमें वैल्यूज़ हैं, इसमें कीज़ हैं, तो ये कीज़ की वैल्यूज़ हैं, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी मैंने इसमें डाल दी। और इंडेक्सिंग को इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस डेटा फ्रेम को रिटर्न किया। उसके बाद में हमने क्या किया, टोटल स्पेंडिंग हमारी जो भी एक्सपेंसेस की वो सब कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया टोटल अंडरस्कोर स्पेंडिंग। तो उसमें हमने डेटा फ्रेम ले लिया, जो भी डेटा फ्रेम आपका है डेटा फ्रेम, वो डेटा फ्रेम ले करके उसके अंदर सारे जो भी अमाउंट है उसको सम करके दे दिया कि आपका टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, ये उसका सम है। उसके बाद में किसी भी एक्सपेंस को कैटेगरी के हिसाब से अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। कैटेगरी आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी के हिसाब से आप उसको फ़िल्टर करना चाहते हो। फिर उसके बाद में आप उस एक्सपेंस को दोबारा CSV फाइल में, सेम CSV फाइल में आप ऐड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। तो ये बेसिकली लाइन ऑफ कोड जो है ये आपको जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो दोबारा से आपको सेव कर देगा डेटा फ्रेम को अपनी expenses.csv फाइल में बाय यूजिंग to_csv फंक्शन। ओके, अब हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेन फंक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी पाइथन कोड में। तो मेन फंक्शन मतलब कि बिना, तो हमेशा जब कोड पढ़ो तो हमेशा मेन फंक्शन पढ़ो। मेन फंक्शन के अंदर जो जो भी फंक्शंस आपके कॉल हो रहे हैं वो फंक्शंस उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका हमेशा नीचे से होता है कि यहाँ पे हम मेन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये एक उसका तरीका होता है कि पाइथन के अंदर आप कैसे फंक्शन को, मेन फंक्शन को कैसे कॉल करवाते हो। तो यहाँ पे हमने बोला कि मेरा फंक्शन का जो नाम है वो मेन है, और इस फंक्शन को पढ़ो, देखो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आपके सारे कोड्स लिखे हुए हैं, तो उसमें डेटा फ्रेम जो आएगा वो आएगा आपका लोड अंडरस्कोर एक्सपेंसेस से। अब लोड अंडरस्कोर एक्सपेंस अगर नहीं है, वो फाइल नहीं है यहाँ पे, वो फाइल नहीं है तो ऑटोमेटिकली फाइल बना देगा। ये एक और फंक्शन कॉल कर रहा है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम बता रहे हैं कि पहले ये फंक्शन को कॉल करो, उसके बाद में डिस्प्ले, ये सब ऑप्शंस हमको स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस ट्रैकर, ऐड एक्सपेंसेस, आप क्या करना चाहते हो, आप एक्सपेंस ऐड करना चाहते हो या टोटल समरी देखनी है आपको स्पेंडिंग्स की, या फिर फिल्टर करना है या एग्जिट करना है। तो जो भी आपकी चॉइस होगी, इसमें वाइल लूप भी आ गया। अगर ट्रू है, अगर आपकी चॉइसेस आप डाल रहे हो, तो आपकी अगर चॉइस है तो आप एक्सपेंस ऐड करोगे। चॉइस 1 मतलब ऐड एक्सपेंसेस, चॉइस 2 मतलब व्यू स्पेंडिंग। सो हर एक चॉइस का हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लेकर के और हम इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं। फिर तीसरी नंबर की चॉइस, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी अगर फाइल नहीं है तो कोई कैटेगरी नहीं मिली उसको, और जो भी लॉजिक है। और फोर्थ में आप एग्जिट कर रहे हो, और इनवैलिड चॉइस, अगर आप उसके अलावा कुछ भी डालोगे तो वो बोल देगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमको आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ट्रैकर हमको प्रिंट हुआ। अब ये बोल रहा है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 तो एग्जिट हो गया, एक्सपेंसेस सेव्ड, एग्जिटिंग। तो ये कौन सी फाइल पढ़ रहा है? एक्सपेंसेस वाली फाइल पढ़ रहा है। इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है, अभी खाली पड़ी है, उसने फाइल बना दी। अगर मैं डिलीट करता हूँ इस फाइल को, सपोज करो अब मैं दोबारा से फंक्शन कॉल करूँ, ये पाइथन एक्सपेंस ट्रैकर कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ ऐड करो एक्सपेंस, ठीक है। तो आपकी डेट पूछ रहा है आपसे, तो डेट आपसे ले रहा है। तो लेट्स से टुडे इज़ February 10th, ठीक है। कितना अमाउंट आपको एक्सपेंस में ऐड करना है, कैटेगरी क्या है आपकी, मेरा फूड कैटेगरी में, डिस्क्रिप्शन डाल दो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये मेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 400 रुपये मैंने ऐड कर दिए। तो उसके बाद में ये एरर दे रहा है, देयर माइट बी सम इशू, append df.append expenses any, ओके। एक काम करते हैं, लेट्स गो हियर। अब इसमें से एक
ये मेरी एक्सपेंसेस फाइल है, इसको मैं एक बार रीड करता हूँ। उसमें कुछ कोड एरर है, इट्स अनेबल टू फाइंड दैट append फंक्शन इन डेटा फ्रेम्स एंड दैट्स वाई वो उसको ऐड नहीं कर पा रहा है एक्सपेंसेस को। कोई ग्लिच है इसलिए वो एरर आ रही है। नो वरीज, हम एक काम करेंगे, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम सपोज़ करो कि टोटल स्पेंडिंग मुझे देखनी है, तो मैं 2 प्रेस करूँगा तो टोटल स्पेंडिंग दे देगा कि ये मेरे एक्सपेंसेस में से जितने भी अमाउंट है वो सबको सम करके उसने मेरे को बता दिया कि ये टोटल, आप इसको सम करोगे तो 260 आएगा वैल्यूज़। अब अगर मैं और कोई चॉइस डालता हूँ कि मेरे को फ़िल्टर करके दो, और फ़िल्टर मुझे किस कैटेगरी के हिसाब से चाहिए, मुझे फ़िल्टर चाहिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, तो सिर्फ मेरे को ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस की लिस्ट मुझे दे देगा। अपेंड ये शायद कर नहीं रहा है, तो कुछ एरर है, उसको फिक्स करना पड़ेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। लेट्स ट्राई अगेन। ट्रांसपोर्ट, ओके, सम इशू विद द फंक्शन, ठीक है, जो भी है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ यू नो दिस ट्रैकर। तो वो आपकी हेल्प करेगा जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपका जो भी एक्सपेंसेस है आप उसका ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक्सपेंसेस के अंदर लिस्ट आउट कर सकते हो। तो इसमें आपका पांडा फंक्शन भी यूज़ हुआ है लाइब्रेरी, उसके थ्रू भी जो भी फंक्शंस है वो हम यूज़ करें डेटा फ्रेम्स के। फिर आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हुई है, उसके बाद में फिर आपने सेव भी किया है डेटा फ्रेम्स को, फिर आपने वाइल लूप भी लगाया है, फिर आपने इफ़ एल इफ लूप भी लगाया है। सो कंट्रोल फ्लोज भी यूज़ हुए हैं, उसके बाद में फिर मेन फंक्शन को कॉल किया। सो ऐसे आप किसी भी पाइथन कोड को, कोई भी पाइथन का कोड हुआ हमारा, हमेशा उसको बॉटम से रीड करना जहाँ पे उसका मेन फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये उसका सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन को कॉल करने का, और मेन फंक्शन के अंदर ही आपके सारे फंक्शंस होते हैं। आप यूजुअली किसी फंक्शन को कभी कभी क्या होता है कि कोई लंबा कोड है, 10,000 लाइन्स का कोड है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमेशा ज़रूरी नहीं कि कॉल किए जाएं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम वो डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये सब फंक्शंस मुझे चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली उस फंक्शन को आप ऐड कर दो मेन फंक्शन में, तो वो कॉल कर देगा। उसके बाद जो भी उसकी फंक्शनिंग होगी, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमेशा याद रखना इंडेंटेशन का, तो यहाँ पे ये जो लाइन दिखा रहा है ये इंडेंटेशन है, मतलब जो भी फंक्शन है उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो हमेशा उसके अंडर होगा। अगर इस ट्राई ब्लॉक को मैं बाहर कर दूंगा तो एरर दे देगा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, क्योंकि ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है पाइथन के अंदर। तो ये हमारा पाइथन के अंदर पांडाज और प्रोजेक्ट्स हमने देखे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पाइथन का यूज़ केसेस है जो हमने नोटिस किया। उसके बाद में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ऑफिशियल डॉक्स यू विल गेट ऑन पाइथन, ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्स आप सर्च कर सकते हो पाइथन के, इफ यू टाइप इट हियर, तो यहाँ पे पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो। यू कैन रीड थ्रू कि कौन कौन से कोई भी लाइब्रेरी के बारे में आपको पढ़ना है, किसी भी लाइब्रेरी में कोई चेंजेस हुए उसके बारे में आपको पढ़ना है, या कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशंस खोल सकते हो। किस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल्स आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो दिस विल हेल्प यू टू गो थ्रू अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके बाद में एक रियल पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है, ये भी एक अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आपको पाइथन के कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जो भी आप किसी भी ट्यूटोरियल्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो थ्रू दैट, दिस विल हेल्प यू। नमपाई का टेक्निकल लूप्स का एग्जाम्पल्स, गेम्स के, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड वेबसाइट टू गो थ्रू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट पाइथन कैन हेल्प यू। तो जो भी आप पाइथन के अंदर जो भी आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप इसको फॉलो करके और देख सकते हो कि कि कौन कौन से टाइप के प्रोग्राम्स है, आप उसमें अपना एक्सपर्टीज़ इम्प्लीमेंटेशंस अप्लाई कर सकते हो।
सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर पाइथन सीरीज। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और आपने पाइथन के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट या रिक्वेस्ट है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे डाल सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।